हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 एस और सर्कुलर नंबर 13/2022 जो कि 22 जून 2022 को सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया है। ये दोनों के दोनों टॉपिक यानी कि सेक्शन 194 एस और ये सर्कुलर ये टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइएगा हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है, किस तरीके से इस पर टैक्स लगता है, किस रेट से टैक्स लगता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये टॉपिक आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लेंगे, जिसका लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का टॉपिक जैसे कि हमने बताया कि हम बात करेंगे सेक्शन 194 एस के बारे में। सेक्शन 194 एस फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा इंसर्ट किया गया और ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है, यानी कि आने वाली 1 जुलाई 2022 से सेक्शन लागू हो जाएगा। सेक्शन क्या कहता है? any person responsible for paying to a residence any sum by way of consideration for transfer of virtual digital assets shall at the time of credit of such sum to the account of the residence or at the time of payment of such sum by any other mode whichever is earlier deduct an amount of equal to 1% of such sum as income tax thereon। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रेजिडेंस को कोई कंसिडरेशन पे करता है, किसके बदले में? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बदले में। और कब टीडीएस डिडक्ट करना होगा इस केस में? जब वो पेमेंट उसने उसको कर दी है या वो किसी एनी अदर मोड में कोई पेमेंट करना चाहता है, तो जब उसने वो पेमेंट किया है या वो अमाउंट उसने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, दोनों में से जो भी पहले अकर्ड होगी जो भी सिचुएशन, तो उस टाइम पर 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। किसका 1%? कंसिडरेशन का 1%। किसका कंसिडरेशन? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का। Provided that in a case where the consideration for transfer of virtual digital assets is, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो वोनली इन काइंड में हो सकता है और इन एक्सचेंज में हो सकता है, यानी कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बदले दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यदि पे दी जाती है उस केस में, और यदि पार्टली इन कैश है और पार्टली इन काइंड है, बट जो कैश पे किया जाता है वो टीडीएस के अमाउंट से कम है, तो उस केस में क्या होगा? जो पर्सन अमाउंट पे कर रहा है, जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, वह व्यक्ति ये इंश्योर करेगा कि जो कंसिडरेशन रिसीवर के द्वारा जो रिसीवर है कंसिडरेशन का, उसने उस अमाउंट पर जो टैक्स बनता था पे कर दिया है या नहीं कर दिया है। ये कैसे कंफर्म होगा? जब सामने वाला पर्सन रिसीवर को क्या कर देगा? एक चालान प्रोवाइड करवा देगा कि हमने इस एसेट्स पर जो टैक्स बनता है वो हमने पे कर दिया है, यानी कि एडवांस टैक्स के वे में हमने टैक्स पे कर दिया है या किसी और वे में हमने टैक्स पे कर दिया है। तो इसका जो सेकंड प्रोविजो वो क्या कहता है कि द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 203 ए एंड 206 ए बी शैल नॉट अप्लाई टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उस पर सेक्शन 203 ए और 206 ए बी यानी कि जो हायर रेट से जो टीडीएस का डिडक्ट करता है वो सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होंगे। सबसेक्शन 3 194 एस क्या कहता है? नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन ए केस वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल बाय ए स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि यदि कंसिडरेशन स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा पे किया जाता है उस केस में द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड्स 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि यदि जो कंसिडरेशन है वो स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा पे किया जाता है और वो कंसिडरेशन पूरे साल में 50,000 रुपये से कम है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और यदि कंसिडरेशन एनी अदर व्यक्ति के द्वारा पे किया जाता है उस केस में जो एग्रीगेट वैल्यू है कंसिडरेशन की वो यदि 10,000 रुपये से कम है, 10,000 से कम है, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, कि पूरे साल की लिमिट है 50,000 या 10,000 रुपये। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? यदि हमने इस सेक्शन के तहत
194 एस सब सेक्शन 1 में टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो कि इस चैप्टर के किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सब सेक्शन 5 क्या कहता है, यदि हमने कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स परचेज की है और उसके एवज में हमने कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन हमने किसी भी व्यक्ति को पे किया हो, इवन चाहे सस्पेंस अकाउंट में भी क्यों ना डेबिट किया हो, तो भी हमने टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सब सेक्शन 6 क्या कहता है इसका, यदि इस सेक्शन की अप्लीकेबिलिटी में कोई भी डिफिकल्टी राइज होती है तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस इशू कर सकती है। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि जो भी गाइडलाइंस इशू होगी पार्लियामेंट के बोथ हाउस में पास होने के बाद, वो गाइडलाइंस इनकम टैक्स अथॉरिटी और ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कंसिडरेशन है, उन दोनों पर बाइंडिंग होगी, अप्लीकेबल होगी। सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 194O in case of a transaction to which the provision of the section are also applicable along with the provision of this section, then the tax shall be deducted under subsection 1। यानी कि 194 क्या सेक्शन है, यदि कोई भी पेमेंट यदि हम किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स डिडक्ट करना होता है। और यदि हमने कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स परचेज करते हुए जो पेमेंट की है वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सेक्शन 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि टीडीएस 194 के सबसेक्शन 1 के तहत डिडक्ट हो चुका है। यानी कि जहां पर सेक्शन 194 का सबसेक्शन 1 के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा तो उस केस में इस चैप्टर के किसी भी सबसेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफए केस में, यदि वह इंडिविजुअल पीजीबीपी हेड के अंदर इनकम रखता है, यानी कि बिजनेस मैन है या फिर वो प्रोफेशन में है। यदि वो व्यक्ति बिजनेसमैन है तो उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, और प्रोफेशन में है तो उसका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है। पिछला ईयर कौन सा, जिस ईयर में उस व्यक्ति ने वो एसेट्स परचेज की है उसके बिल्कुल पिछला ईयर। यानी कि यदि मैं कोई एसेट्स 1 जुलाई 2022 को परचेज करता हूं तो मैं जो टर्नओवर के लिमिट पर्पज के लिए यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन के कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, 31 मार्च 2022 को जो ईयर समाप्त हुआ है उस ईयर का मैं टर्नओवर हम चेक करेंगे कि 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशनल केस में 50 लाख से कम है। और एनी अदर केस में क्या है, यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल और एचयूएफए केस में स्पेसिफाइड पर्सन दूसरा व्यक्ति कौन होगा, जो कि पीजीबीपी हेड के अंदर जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, वही व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। यानी कि या तो वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, जो जिसकी इनकम जो है पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है। दूसरे, यदि उसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है लेकिन उसका लास्ट ईयर के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए जो भी उस पर अप्लीकेबल उससे कम है तो वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्कुलर नंबर 13/2022 जो कि 22 जून 2022 को इश्यू किया गया, गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 194 एस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि जो इस सेक्शन में 94 एस के सबसेक्शन 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्कुलर गाइडलाइंस इशू कर सकती है, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं पावर का यूज करते हुए एक सर्कुलर इशू किया, जिस सर्कुलर में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आंसर थे। हम अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे लास्ट में देखेंगे, चेक करेंगे एक टेबल के थ्रू। तो इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लास्ट में देखेंगे एक टेबल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, where the provision of subsection 194Q of this act is also applicable on transfer of VDA। नहीं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि यदि सेक्शन 194 एस के सबसेक्शन 1 में कोई भी टीडीएस डिडक्ट हो जाता है किसी भी एसेट्स पर, गुड्स पर या किसी वीडीए एसेट्स पर, तो उसके लिए 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यानी कि किसी दूसरे सेक्शन में, इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कोई दूसरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए शैल बी ऑन गुड्स
gross basis after including GST commission, or it shall be on net basis after exclusion of these items। यानी कि जो भी हमने VDS परचेज की है केवल उसी की वैल्यू पर TDS डिडक्ट किया जाएगा या फिर ग्रोस वैल्यू पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हमने 1 लाख रुपए कोई भी VDA परचेज की और उस पर ब्रोकर का कमीशन मिला के या GST मिला के, कमीशन पर जो GST लगता है, या कल को जो ये VDA है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसी यदि GST के तहत टैक्सेबल हो जाती है तो उसकी वैल्यू पर भी टैक्स लगने के बाद 1 लाख की जो एसेट्स है वो 1,05,000 हमें पे करने पड़ते हैं, यानी कि 1,05,000 रुपए यदि हमने पे करने पड़ते हैं तो जो TDS डिडक्ट होगा वो 1 लाख पर डिडक्ट होगा, न कि 1,05,000 रुपए पर, यानी कि नेट बेस पर TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194S में। उसके बाद जो एग्जांपल है, इन द ट्रांजैक्शन वेयर द पेमेंट इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू पेमेंट गेटवे, जैसे कि हमने देखा था सेक्शन 194S के सबसेक्शन 8 में या फिर सबसेक्शन 5 में कि किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू यदि हम कोई पेमेंट करते हैं तो उस केस में पेमेंट गेटवे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा सेक्शन 194O के तहत TDS डिडक्ट करना होता है। लेकिन यदि हमने इस सेक्शन में के तहत TDS डिडक्ट कर लिया किसी भी व्यक्ति का, या इस सेक्शन के तहत TDS डिडक्शन की लायबिलिटी राइज हो जाती है पेयर पर, तो उस केस में TDS इसी सेक्शन में डिडक्ट होगा, इनके 194S में डिडक्ट होगा, 194O अप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कोई भी जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए की या 10,000 रुपए की, स्पेसिफाइड पर्सन केस में 50,000 रुपए और एनी अदर केस में 10,000 रुपए की वोल ईयर की, इसकी जो कैलकुलेशन कैसे होगी, ये कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच का जो पीरियड है, इसमें जो भी एसेट्स हमने परचेज की है उसकी वैल्यू 50,000 और 10,000 की कैलकुलेशन के लिए ऐड की जाएगी। यानी कि एक फॉर एग्जांपल यदि हम समझें कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक यदि हमने 40,000 रुपए की कोई एसेट्स परचेज की है VDA और हम स्पेसिफाइड पर्सन है, और यदि मैं 1 जुलाई 2022 को कोई एसेट्स 10,000 रुपए की परचेज करना चाहते हैं, परचेज की है तो 40,000 पिछली और 10,000 1 जुलाई वाली, तो उस केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट हमने कवर एक्सिस्ट नहीं की। और यदि हमें फर्दर आगे चल के 5 जुलाई को 10,000 रुपए की और VDA यानी कि क्रिप्टो करेंसी परचेज करता हूँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज करता हूँ, तो उस केस में 10,000 रुपए पर ही हमें TDS डिडक्ट करना होगा, न कि 40,000 प्लस 10,000 प्लस फर्दर 10,000, 60,000 रुपए पर TDS डिडक्ट नहीं होगा, 10,000 पर TDS डिडक्ट होगा। तो जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो हमने काम किया है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन करते वक्त उस पीरियड में जो भी हमने सेल परचेज की है उसको ऐड किया जाएगा। अब बात आती है इस सर्कुलर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। उसमें जो है जो हमने सर्कुलर रीड आउट किया उसमें हमारी 5 सिचुएशन बनी कि हम कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है इन 5 तरीके से परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है, वेयर VDA इज ट्रांसफर थ्रू एंड एक्सचेंज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर, यानी कि जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं उसमें क्या होता है, एक सेलर होता है, दूसरा बायर होता है, थर्ड पर्सन ब्रोकर भी हो सकता है और एक्सचेंज होता है कोई जिसके थ्रू हम परचेज करते हैं, यानी कि 4 पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, सेलर, बायर, ब्रोकर और एक्सचेंज, यानी कि किसी न किसी एक्सचेंज के थ्रू हम उस एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। तो इन चारों में से कई बार क्या होता है, सेलर और बायर तो होगा ही होगा कंपलसरी, लेकिन कई बार ब्रोकर होता भी है और नहीं होता। कई बार सेलर एक्सचेंज ही सेलर हो जाता है, यानी कि यदि एक्सचेंज की खुद की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है तो ठीक है। तो पहले केस में क्या है, हम एक्सचेंज के थ्रू कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर। वेयर VDA इज ट्रांसफर थ्रू एक्सचेंज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर, यानी कि उसमें ब्रोकर होता है, ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट होती है। वेयर VDA इज ट्रांसफर्ड इज ओन्ड बाय द एक्सचेंज, यानी कि कोई भी जो VDA परचेज करते हैं वो एक्सचेंज की खुद की VDA है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद वेयर VDA being transferred is owned by the exchange and same is brought through a broker, यानी कि VDA की एसेट्स होती है, सॉरी एक्सचेंज की एसेट्स होती है, उसे हम ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, डायरेक्ट ना खरीदते हैं।
उसके बाद जो भी हम कंसिडरेशन पे करते हैं ऊपर वाले चारों के चारों ऑप्शन में, वो कंसिडरेशन हम दो तरीके से पे कर सकते हैं, एक तो इन कैश और एक एक्सचेंज में इन काइंड में, एक वीडी एसेट्स के बदले दूसरी वीडी एसेट्स परचेज करना, यानी कि बिटकॉइन के बदले एलपीएन टोकन परचेज करना है, एलपीएन के बदले बिटकॉइन परचेज करना। तो ये जो है एक वीडियो के थ्रू दूसरी वीडियो परचेज करना। तो हमने जो आगे जो मैं अभी एग्जांपल डिस्कस करूंगा टेबल के थ्रू, तो उसके लिए हमने ये जो कंडीशन है इनको समझना बहुत जरूरी है कि हम किस किस तरीके से कोई भी एसेट्स परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी थ्रू एक्सचेंज, विद ब्रोकर, विदाउट ब्रोकर, और थ्रू मतलब एक्सचेंज से डायरेक्ट परचेज करेंगे तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कंडीशन हमारी बन जाएंगी जो हमने नीचे डिस्कस की है। पहला सेलर, सेकंड बायर बेचने वाला, खरीदने वाला, और ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट बीच में है या नहीं है। जो कंसिडरेशन है वो किस तरीके से पे किया, कैश और इन काइंड, हु विल डिडक्ट टीडीएस, कौन डिडक्ट करेगा, और रिमार्क्स, रीजन क्यों डिडक्ट करेगा और या क्यों डिडक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट में कोई भी पर्सन परचेज करता है, किसी भी व्यक्ति से परचेज करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, सेलर भी और परचेजर भी, ब्रोकर नहीं है बीच में, कैश में पेमेंट है, यानी कि बैंकिंग माध्यम से कैश में पेमेंट है, तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, एक्सचेंज करेगा, क्योंकि हम किसी न किसी एक्सचेंज के थ्रू से एसेट्स को परचेज करेंगे। सेलर कौन है, ब्रोकर। बायर कौन है, एनी पर्सन, की कोई भी वीडियो हम ब्रोकर से परचेज करते हैं, इन कैश में पेमेंट होती है, और टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा इस केस में भी, एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट करेगा, एक्सचेंज की लायबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की। सेलर एनी पर्सन, बायर एनी पर्सन, लेकिन इसमें ब्रोकर बीच में आ गया कि ब्रोकर है, इन कैश में पेमेंट है, इस केस में टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, एक्सचेंज एंड ब्रोकर। ठीक है, ओनली द ब्रोकर विल डिडक्ट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रोकर एंड एक्सचेंज दैट द ब्रोकर विल डिडक्ट द टैक्स, यानी कि एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, एक्सचेंज या ब्रोकर। उसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किसकी है, एक्सचेंज की, कोई भी पर्सन खरीद सकता है उसे, और ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कैश में पेमेंट है, तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, बायर। लेकिन बायर के सामने ये परेशानी आएगी क्योंकि उसको पता नहीं होता, वो जब किसी भी एक्सचेंज से कोई भी वीडीए परचेज करता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स परचेज करता है, क्रिप्टो करेंसी परचेज करता है, उसे नहीं पता होता कि ये जो एसेट्स है ये एक्सचेंज इसका ओनर है या कोई दूसरा व्यक्ति ओनर है। तो इस केस में एक एग्रीमेंट होगा और ब्रोकर उसको साइन, जो बायर है उसे साइन करेगा, तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट किसी को भी नहीं करना होगा। यदि एसेट्स एक्सचेंज की है तो जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें एक्सचेंज की लायबिलिटी आ जाएगी कि एक्सचेंज इस एसेट से जो भी इनकम आएगी इस एसेट्स पर वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो करेगा, और उस पर जो भी टैक्स बनता है एडवांस टैक्स के रूप में वो क्वार्टरली पे करेगा। तो उसके बाद अब बात आती है, अभी तक तो जो हमने चार कंडीशन देखी वो क्या थी, इन काइंड में पेमेंट थी, अब आ जाती, सॉरी, इन कैश में पेमेंट थी, अब आ जाती है इन काइंड में पेमेंट। एनी पर्सन सेलर, एनी पर्सन बायर, एजेंट बीच में नहीं है, इन काइंड में पेमेंट है, तो टीडीएस डिडक्ट किस करने की लायबिलिटी किसकी है, बायर एंड सेलर, और एक्सचेंज, यानी कि एक इसमें क्या है, बायर और सेलर दोनों में से कोई भी डिडक्ट करेगा, यानी कि दोनों की लायबिलिटी है, और एक्सचेंज की। तो इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज और बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड होगा कि टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा। ठीक है, बायर एंड सेलर विल पे देयर रिस्पेक्टिव टैक्स एंड शेयर द एविडेंस ऑफ द पेमेंट विद अदर पार्टी। यदि इन काइंड में पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम इन काइंड में करते हैं तो एक बार मैं सेलर की भूमिका निभाऊंगा, जब मेरे पास कोई दूसरी एसेट्स आएगी तो उसके बाद में बायर की भूमिका निभाऊंगा, यानी कि मैं सेलर भी हूँ और बायर भी हूँ एक सिचुएशन में। तो उस केस में हम दोनों आपस में जो भी कंसिडरेशन है उस पर जो टैक्स डिडक्ट करना होता है 1%, वो हम टैक्स डिडक्ट करेंगे और एक दूसरे को चालान देंगे और एसेट ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज इसका एक अल्टरनेटिव भी क्या है, द एक्सचेंज कैन बी डिडक्ट फ्रॉम बोथ द पार्टी इफ देयर इज ए रिटर्न एग्रीमेंट विद द बोथ पार्टी। एक्सचेंज उनके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, जो भी
ऑनलाइन प्रोसीडिंग होती है सारी की सारी, एक एग्रीमेंट साइन करेगा तो उस केस में एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट कर पाएगा। सेलर कौन है? ब्रोकर, एनी पर्सन परचेजर है तो यहाँ पर एजेंट का नॉट अप्लीकेबल होगा। इन काइंड में पेमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? ब्रोकर एंड सेलर। और एक्सचेंज भी कर सकता है, ये पहले वाली सिचुएशन, यानी कि कोई या तो खुद आपस में पेमेंट करें और चालान प्रेजेंट करें, या फिर एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि एक्सचेंज टैक्स डिडक्ट कर ले और जमा करा दे और हमारा सारा रिकॉर्ड एक्सचेंज मेंटेन करे। इसके लिए एक्सचेंज फीस भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनी पर्सन सेलर, एनी पर्सन बायर, एजेंट बीच में आ गया, पेमेंट इन काइंड है तो बायर एंड सेलर और एक्सचेंज एंड ब्रोकर। तो बायर और सेलर की तो वही बात है कि बायर और सेलर दोनों डिडक्ट कर ले आपस में एक दूसरे का और चालान प्रेजेंट कर दे तो कहानी खत्म हो जाएगी। और यदि वो नहीं करना चाहते तो एक्सचेंज एंड ब्रोकर जो है इस केस में वो दोनों एग्रीमेंट करेंगे आपस में कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, या इसकी लायबिलिटी एक्सचेंज भी ले सकता है सारी की सारी, और वो इस पर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। सेलर एक्सचेंज है, एनी पर्सन परचेजर एजेंट नहीं है, इन काइंड में पेमेंट है, एक्सचेंज और बायर एग्रीमेंट के तहत एक्सचेंज की लायबिलिटी आ जाएगी सारी की सारी टीडीएस डिडक्ट करने की, या उस एसेट्स पर जो भी इनकम होती है उस पे जो टैक्स बनता है वो क्वार्टरली पे में एडवांस टैक्स के रूप में एक्सचेंज में जमा करवाएगा, ये एक्सचेंज की लायबिलिटी होगी। तो दोस्तों ये जो अभी हमने देखा ये था सर्कुलर क्या कहता है यदि कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं। नेक्स्ट सेल में हम कह सकते हैं यदि हम कोई एसेट्स एक्सचेंज से परचेज करते हैं तो उस केस में एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी हम एक्सचेंज को दे सकते हैं। और एक्सचेंज की बहुत सारे केसों में तो एक्सचेंज की ही लायबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली भी यदि हमारी भी लायबिलिटी राइज होती है तो उस केस में भी हम एग्रीमेंट साइन करके एक्सचेंज को ये एक्सचेंज पर ये हम लायबिलिटी डेफर यानी कि उस पर उसको सौंप सकते हैं कि वो इस एसेट्स पर टीडीएस डिडक्ट करे हमारे भी पे और गवर्नमेंट को अकाउंट में जमा करा दे। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप हमारी वीडियो से वंचित न रहें। तब तक हम अपनी नई वीडियो लेकर नहीं आते, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।